हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस लेके आया हूँ फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हुए आपको डिफरेंट एग्जाम्स में अपने पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर आपको दिख जाएंगे। तो दैट इज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बट जस्ट बिफोर दैट आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर भी लेके आया हूँ साथ में आज। राइट, सारे के सारे पंजाब के अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स, फिर चाहे वो नायब तहसीलदार का हो, फूड इंस्पेक्टर का हो, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, पटवारी, पुलिस एसआई, एनीथिंग, सारी की सारी उनका एक कंप्लीट कवरेज हमारा जो कोर्स है अभी पीडिया का, जो इसमें ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स कवर्ड है, वो आपके लिए जो नॉर्मली 25,000 जिसका प्राइस होता है, विच यू आस्क मी दैट इज ऑल्सो नॉट मच। जितना इसके अंदर जो चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं उसके हिसाब से 25,000 भी ज्यादा नहीं है। ये वाला कोर्स आपके लिए 30% ऑफ पे एट जस्ट ₹17,500, 17,500 रुपए में आपको ये पूरा का पूरा कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। 30% ऑफ, 30% का ऑफर आपके लिए लेके आया हूँ। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? यू विल गेट ऑल द वीडियो लेक्चर्स, वेब नोट्स, करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ कवर्ड है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स, ट्रस्ट मी, and that too at at such an affordable price of ₹17,500। 30% ऑफ है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर रहेगा। जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और हमारे कोर्स के अंदर एनरोल करें और अपनी गवर्नमेंट जॉब जो है जल्दी से जल्दी ग्रैब करें, राइट, और एक गवर्नमेंट ऑफिसर बने। तो विद ऑल दैट लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अपना कोर्स, पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रोटोकॉल बता दूं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, अपने आप अटेम्प्ट करेंगे, पॉज करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे, बट मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। थोड़ा पहले खुद सोचेंगे सो दैट एक अपने दिमाग में आंसर चीजें छपे, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच आर्टिकल गारंटीज द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन? ये बेसिकली अपना एक फंडामेंटल राइट है, जिसके अंदर इसको राइट टू रिलीजन भी बोलते हैं, कि एक इंडिविजुअल को वो जोन से भी रिलीजन के लिए जाए उसको उसके लिए फुल फ्रीडम है। ही हैज द फुल राइट फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं इसके अंदर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा उसको फुल फ्रीडम मिलता है। ऑप्शंस हैं आपके आर्टिकल 27, आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 25। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, बट आई विल कंटिन्यू। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 वो क्या कर रहा है? फ्रीडम दे रहा है एक इंडिविजुअल को कि वो प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट कर सकता है अपने रिलीजन को। सी आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। इसको जरूर रिमेंबर करेंगे। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक किस, इनको क्या बोला जाता है? दीज आर द फ्रीडम ऑफ, या फिर राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन 25 से लेके 28। ओके, इसके अंदर 25 किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए है। एक सिंगल, एक इंडिविजुअल के बेसिस पे उसको पूरा फ्रीडम मिलता है, किसका? टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, राइट। सो आर्टिकल 25। नेक्स्ट, अ बिल फॉर ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि जो स्टेट्स की जो बाउंड्रीज है, अगर उसके अंदर कुछ चेंज लाना है तो उससे रिलेटेड अगर कोई बिल है तो वो पार्लियामेंट में बिना किसकी रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, इन ऑप्शंस में से। ओके, ऑप्शंस हैं आपके: प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से किसकी रिकमेंडेशन के बिना जो बिल है, जो स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज करने का जो बिल है, वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता? पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, आर्टिकल 4 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है ये पूरा प्रोसीजर, कि अगर आपको स्टेट्स की बाउंड्री चेंज करनी है, राइट, स्टेट्स के अंदर कुछ भी चेंज करना है, कोई नेम भी चेंज करना है, तो ऐसा कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। इट इज मैंडेटरी कि प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा तो ही होगा, राइट। और प्रेसिडेंट को भी क्या है इसके अंदर, उस पर्टिकुलर स्टेट के व्यूज भी लेने पड़ते हैं कि भाई आपकी बाउंड्री वाउंड्री, आपका नेम वेम चेंज कर रहे हैं, आपके क्या व्यूज हैं। ऑल्दो वो जो व्यूज हैं वो मैंडेटरी नहीं होते,
वो मानने कोई जरूरी नहीं है कि जो स्टेट बोले वो माने, ये प्रेसिडेंट की मर्जी होगी। क्लियर है? आई बात समझ में? सिंपल सी बात है कि अगर कोई स्टेट की बाउंड्रीज वगैरह को चेंज करने के लिए कोई बिल अगर पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो बिल बिना प्रेसिडेंट की पहले प्रायर रिकमेंडेशन के इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बिल कैन नॉट बिकम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अनलेस एंड अनटिल। एक बिल, देखो पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे जो कोई भी चीजें होती हैं वो कैसे होती है, पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है, फिर वो कुछ स्टेजेस से क्रॉस करेगा और फाइनली एक्ट बनता है। जैसे ही वो एक्ट बनता है तो वो क्या बन गया, लॉ, कानून बन गया, वो फाइनली वो पास हो गया, इसका मतलब, राइट। तो ये बीच के जो स्टेजेस हैं, आपसे क्वेश्चन है वही पूछा हुआ है कि वो क्या क्या स्टेजेस है। आपके ऑप्शन है, इट इज पास इन लोकसभा, इट इज पास इन राज्यसभा, इट इज पास इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, इट गेट्स असेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इट्स गेट्स असेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट। डी क्या है इसके अंदर, कोई भी बिल होता है ना वो हमेशा 3 स्टेज से जाएगा। पहले हाउस 1, मतलब लेट से, या तो लेट से पहले लोकसभा, एग्जाम्पल के लिए लोकसभा, राज्यसभा के अंदर भी हो सकता है बट एग्जाम्पल के लोकसभा, देन राज्यसभा, पहले लोकसभा में पास होगा फिर राज्यसभा में पास होगा, बेसिकली हाउस 2। ये रिवर्स भी हो सकता है, पहले राज्यसभा भी हो सकता है फिर लोकसभा भी हो सकता है, बट दोनों से पास होना जरूरी है, मेन चीज ये है। और देन कम्स प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स की एसेंट, प्रेसिडेंट की एसेंट भी जरूरी है। ये 3 स्टेजेस लगती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों स्टेज से पास होना जरूरी है। फाइनली जब तक प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं लगेगी बिल एक्ट नहीं बनेगा। दैट इज द रीजन कि प्रेसिडेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी क्यों बोला जाता है। बिकॉज सी हियर, पहले पहले हाउस 1 फिर हाउस 2 और फाइनली जब तक प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं लगती बिल एक्ट नहीं बनता। क्लियर है? दैट इज द रीजन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following in state legislature decides whether a bill is money bill or not? इनमें से कौन फाइनली डिसाइड करता है कि जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है वो मनी बिल है कि नहीं? बिल जो होते हैं उसके 3-4 टाइप्स होते हैं बेसिकली, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इनमें से जो मनी बिल है, उस कोई भी बिल अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो कौन सी अथॉरिटी डिसाइड करेगी इसमें से कि ये जो बिल है ये मनी बिल की कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता? राइट, ऑप्शंस हैं आपके, ए चीफ मिनिस्टर, then deputy chief minister, then speaker of legislative assembly, or finally governor. Right, and pause the video, attempt the question. The correct answer for this question is option C, speaker of legislative assembly. हमेशा किसी बिल, मनी बिल, पहली बात कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 110, 110, आर्टिकल 110 के अंदर मनी बिल डिफाइंड है। और मनी बिल अगर मनी बिल है कि नहीं ये कौन डिसाइड करता है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो डिसाइड करता है वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स के अंदर कौन होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जनरली स्पीकर, राइट। जो इन ऑप्शंस में से इनमें से कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो सकता है, स्पीकर हो सकता है सिर्फ, बाकी कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं हो सकता। क्लियर है? दैट इज द रीजन, इसका क्या आंसर है, ऑप्शन सी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर फाइनली डिसाइड करता है और यहाँ पर कौन हो सकता है, स्पीकर हो सकता है सिर्फ। ओके, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following cannot be an issue between center and state? इनमें से कौन सा सेंटर और स्टेट के बीच में कोई विवाद या इशू नहीं क्रिएट कर सकता? राइट, कौन सी चीज है जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में इशूमेंट कभी नहीं होता? क्लियर है? ऑप्शन आपका पहला है सिलेक्शन ऑफ स्टेट असेंबली स्पीकर, ओके, मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, देन इशू ऑफ ग्रांट्स एंड देन रोल ऑफ गवर्नर। बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ या तो स्टेट की इन्वॉल्वमेंट हो या फिर सेंटर की इन्वॉल्वमेंट हो, दोनों की बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, क्योंकि तो अगर दोनों की इन्वॉल्वमेंट होएगी तो वहां पर इशू क्रिएट हो सकते हैं। क्लियर है? तो पहले इसमें देखते हैं, लेट्स से कि ऑप्शन डी देखते हैं पहले, रोल ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर हम सबको पता है, गवर्नर एक्ट्स एज अ, क्या है, गवर्नर में सेंटर और स्टेट दोनों का रोल होता है, राइट। गवर्नर के अंदर क्या है, दोनों का रोल होता है, क्योंकि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन वो होता कौन है, वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, तो दोनों का रोल आ जाता है।
देन कम इशू ऑफ ग्रांट्स। अब ग्रांट्स सेंटर क्या कर रहा है, स्टेट को ग्रांट कर रहा है, दैट्स ठीक है, तो दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब देन कम मिस आर्टिकल 356। अब आर्टिकल 356 क्या क्या होता है कि रीजन प्रेसिडेंट रूल लगता है इसके अंदर, स्टेट के अंदर, तो दोनों का कंट्रोल आ जाता है, दोनों का रूल आ जाता है, तो यहाँ पर भी बहुत इशू क्रिएट होते हैं। देन कम स्टेट असेंबली स्पीकर, सिलेक्शन ऑफ स्टेट असेंबली स्पीकर। इसके अंदर कंप्लीटली स्टेट अपना जो है असेंबली वही डिसाइड करती है, सेंटर का कोई कंट्रोल नहीं होता, राइट। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका स्पीकर जो इलेक्शन होगा कौन पार्टिसिपेट करेगा, स्टेट असेंबली के मेंबर्स, तो सेंटर का कोई कंट्रोल नहीं है, तो कोई इशू नहीं क्रिएट होगा। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए। क्लियर है, आई होप ये ऑप्शन क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज पावर टू वीटो द बिल। बिल को वीटो करने की पावर किसके पास है। वीटो करने की मतलब होता है कि एक तरीके से खींच लेना, मना कर देना, अपनी रोक लगा देना। ऑप्शंस हैं आपके, ए वाइस प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट, देन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड देन सीजेआई। तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है वैसे तो, इसमें अगर आप फंसोगे तो सिर्फ दो ही ऑप्शन में फंसोगे, क्योंकि पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स है उसमें सिर्फ एक प्रेसिडेंट का रोल है इनके अलावा, या फिर वाइस प्रेसिडेंट का भी होता है राज्यसभा के अंदर, राइट। तो यहाँ पर वीटो के, लेकिन वीटो की पावर किसके पास होती है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है, राइट। प्रेसिडेंट के पास होती है वीटो करने की पावर। तो क्या आंसर है इसका, ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, यहाँ पे फोकस किया करो हमेशा, इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टेटस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। इसमें से कौन सा प्रोविजन जो है वो गवर्नर से रिलेटेड नहीं है या फिर सही नहीं है, इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द गवर्नर। ऑप्शंस हैं आपके, अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज अ गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट इज पॉसिबल। क्या कोई एक ही बंदा जो इसको दो है या दो से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर बनाया जा सकता है एट द सेम टाइम, दिस इज ऑप्शन फर्स्ट। अ गवर्नर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह एक्ट करता है, सेकंड ऑप्शन है ये। देन अ गवर्नर इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट की तरह एक्ट करता है। ओके, देन द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या जो गवर्नर का जो ऑफिस है, गवर्नमेंट को जो पोस्ट मिलती है गवर्नरशिप, क्या वो एम्प्लॉयमेंट काउंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। ओके, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज एक ही गवर्नर दो से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। ये अब जो प्रोविजन है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको इंसर्ट किया गया था, राइट। तो आप देखते भी है जैसा हम कि एक ही गवर्नर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अ गवर्नर एक्ट्स एज एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तभी उनका ऐसा ड्यूअल रोल बोला जाता है, तभी उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एजेंट की तरह काम कर रहे होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, राइट। देन अ गवर्नर इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, राइट, एब्सोल्युटली राइट। रियल हेड नहीं है, रियल हेड चीफ मिनिस्टर ही होता है। जस्ट सेंटर के अंदर जैसे कि प्रेसिडेंट क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी। ओके, तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर स्टेट एम्प्लॉयमेंट, नो बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी सैलरी भरती, जबकि सैलरी कहां से आती है, स्टेट के फंड से, स्टेट की ट्रेजरी से, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेजरी से, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू सीक द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ द लॉ। इसमें से कौन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन ले सकते हैं किसी चीज के ऊपर, राइट। ऑप्शन है आपके, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट और ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। सी, प्रेसिडेंट को तभी बोला जाता है कि प्रेसिडेंट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, राइट। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि भाई प्रेसिडेंट को मान लो अगर कोई डाउट है, कुछ सम प्रोविजन नहीं समझ में आ रहे कॉन्स्टिट्यूशन के, या फिर लेट्स से कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना नहीं था उससे पहले का कोई प्रोविजन है और वो अब आ रहा है, उस पर कोई जजमेंट देनी है, उस पर कोई डिसीजन लेना है, तो उसके लिए अब कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजन है ही नहीं, तो उसके लिए कहां से ओपिनियन लेंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं इस टाइप के मैटर, या फिर किसी भी और लीगल मैटर में, फॉर सेक कोई भी लीगल मैटर पे अगर जो प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस चाहिए, उनको ओपिनियन चाहिए, तो वो कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास, राइट। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ऑप्शन बी। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 उसके अंदर लिखा हुआ है, राइट। ओके, नेक्स्ट, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स डैश सिस्टम। फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, शेयरिंग ऑफ पावर्स।
जो लेवल बने हुए हैं, टीयर्स बने हो, राइट, एक ही बंदे के पास कंट्रोल ना हो, शेयर और रखियो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, उसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। या फिर सबको बराबरी का हिस्सा दिया जा रहा हो, उसको बोलते हैं फेडरल। वो फेडरलिज्म की तरफ मूव करना है। ऑप्शंस हैं आपके। यहां पर क्या पूछा है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर, कितने, जो मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन, तो कितने लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने टीयर्स पे डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑप्शन है आपके 5 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर या 4 टीयर, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 3 टीयर। हमारे यहाँ पे 3 टीयर बने हुए फेडरल स्ट्रक्चर के, कहने को, राइट। एक अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, एंड देन लोकल गवर्नमेंट भी है, पंचायती, राइट। तो 3 टीयर बने हुए हमारे यहाँ पे, लेकिन रियलिटी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे पहला टीयर, राइट। ऐसे बना हुआ है ना हमारे यहाँ पर 3 टीयर, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, और फाइनली पंचायत, पीआरआई, या फिर अर्बन भी है, अर्बन ऑल्सो, पीआरआई प्लस अर्बन, म्यूनिसिपैलिटीज भी है जिसको, या फिर इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ये 3 टीयर बने हुए ना, इन 3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होती है पावर की। ऐसे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर डिफाइंड है, सेंटर, स्टेट और देन पीआरआई। आई होप चीजें यहां तक क्लियर होंगी, राइट। सी, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, हु अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग क्या होता है कि मान लो सुप्रीम चीफ जस्टिस जो है अपने किसी रीजन से वो नहीं अटेंड कर सकते, एब्सेंट है, तो उनकी जगह पे किसी चीफ जस्टिस को किसको बनाया जाए, राइट, थोड़े टाइम के लिए, टेम्पररी बेसिस पे, एक तरीके से उनकी जगह पे किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाए, तो ये पावर किसको होगी? अगर आप लॉजिकली सोचो तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन के आंसर पे आ जाओगे। ऑप्शन है आपके, ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी लॉ मिनिस्टर और डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लॉजिकली क्या बनेगा देखो, अब चीफ जस्टिस की जगह चीफ जस्टिस से ज्यादा पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास ही है, राइट। वही हमारे एग्जीक्यूटिव हेड भी हैं। तो अब एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट करेगा? ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। हु अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस? ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। नॉर्मली चीफ जस्टिस को भी कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस को कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, राइट। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। The appointment of acting chief is to be made by the president under article 126, 126, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 126 के अंदर लिखी हुई है चीज, राइट। दैट इज द रीजन, वहां से उठाया हुआ, वहीं से पावर मिलती है किसको? प्रेसिडेंट को, एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट करने की। क्लियर है? आई होप चीजें यहां तक अभी तक क्लियर होंगी आपको। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, which of the following words in the preamble of the constitution of India was not inserted, यहां फोकस किया करो हमेशा, not inserted through the constitution 42nd amendment 1976। इसमें से कौन सा वर्ड 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 से इंसर्ट नहीं किया गया? आपसे पूछा हुआ कौन सा नहीं किया, राइट। ऑप्शंस हैं आपके, सोशलिस्ट, सिक्योर, इंटीग्रिटी और डिग्निटी। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सिक्योर। अब यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि इंसर्ट कौन से करे थे, राइट। तो कौन कौन से इंसर्ट किए थे? एक सोशलिस्ट किया था, देन सेकुलर, राइट, और इंटीग्रिटी वर्ड यूज किया गया था, इंसर्ट किया गया था, और डिग्निटी भी, राइट। These were inserted through 42nd Amendment Act of 1976. So with this, we have reached the end of our today's video. I hope you liked our video. If you do, please give a thumbs up and share our videos. Abhipedia is always with you. अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारी वीडियोस को प्लीज लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, सो दैट हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस फ्यूचर में और ज्यादा लेके आएं। So with this, I wish you all best of luck. Thank you and take care.